डन। अगर ये ब्लड शुगर बढ़ी रहे ऑर्गेनिज्म में तो आपको डायबिटीज हो जाता है। हम बोलते हैं कि मेरे मम्मा पापा को शुगर है, उसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास इंसुलिन। आप बोलते हो ना मेरी मम्मा पापा इंसुलिन के इंजेक्शन देती है, तो वो इंसुलिन कहां से आती है? तो क्योंकि मैं जो मेरा बच्चा होगा उस बच्चे का मैं नाम रखूंगा अशरफ, और मैं चाहूंगा कि वो अशरफ फोटोसिंथेसिस करे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक प्लांट सेल लूंगा, उसका डीएनए बाहर निकालूंगा। कि वजाइद सर ने एड्स की मेडिसिन ढूंढ ली और कैंसर की मेडिसिन ढूंढ ली। अब मैंने कितनी रिसर्च की होगी, 10-12 साल की, तो मैंने एड्स की दवाई बना ली और कैंसर की दवाई बना ली। अब ये तरीका मुझे पता है, मैं अपने गांव में ये फैक्ट्री बनाऊंगा और वह क्या करेगा, जो करेगा एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए बनाएगा तो वो क्या बनाने वाला है, प्रोटीन वा बनाने वाला है। और ये प्रोटीन कुछ भी नहीं है, टॉक्सिक है। और ये टॉक्सिक क्या करता है, ये जो कीड़े हैं इधर, ये जो वॉर्म है उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। यहाँ पे मेरा बच्चा ज़ूलॉजी हुई अपन की कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अगर मैंने किसी को कुछ बड़ा बुरा बोला है, दिल से सॉरी बोला भी होगा तो मैंने आपकी भलाई के लिए बोला। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालत वाड़ा, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। आज हमारी ज़ूलॉजी कंप्लीट हो जाने वाली है। ज़ूलॉजी का लास्ट चैप्टर है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बट मेरी बात ध्यान से समझना, ये चैप्टर करने से पहले इसका बेसिक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल प्रोसेस वो करके आना। आज हम ज़ूलॉजी कंप्लीट कर देंगे और अगले एक दिन में मैं आपकी बॉटनी कंप्लीट कर दूंगा। बॉटनी के वहां सिर्फ एक ही यूनिट बचता है, इकोलॉजी वाला। सर टिश्यू और वेलफेयर वाला भी है, वो भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, वो मैं इसके बाद डालने वाला हूं। अब चैप्टर पे आते हैं सीधा। मैंने बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस आपको पूरा बताया। क्या बताया? मैंने आपको यह बोला कि भाई साहब, प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरह से है? इस तरह से है। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालो, कटिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट। जो डीएनए का सेगमेंट आपने निकालना है उसको निकाल लाओ, उसको कट कर दो। फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए सेगमेंट। वो जो डीएनए सेगमेंट को कट किया है, जो डीएनए आपको चाहिए है उसको बाहर निकाल लो। फिर उस डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करो, उस जीन की बहुत सारी जीन्स बनाओ। फिर उस जीन को लगाओ किस पे, वेक्टर पे लगाओ। और फिर उस वेक्टर को इंसर्ट करो। कहां पे इंसर्ट करो? होस्ट सेल पे। फिर होस्ट सेल को ऐसे ही छोड़ दो। किस लिए छोड़ दो? होस्ट सेल को ऐसे ही छोड़ दो प्रोडक्ट बनाने के लिए। और फिर लास्ट में उस प्रोडक्ट को वहां से निकाल लो। सर इतना जल्दी काहे पढ़ा रहे हो? ये वाला बेसिक चीज मैंने पूरा डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल में डिस्कस की है। अब पहली एप्लीकेशन है कि इंसुलिन लेनी है, इंसुलिन बनानी है। देख मेरी बात सुन, इंसुलिन पहली बात तो ये प्रोटीन हार्मोन है जो कौन सेक्रीट करते हैं? पैनक्रियास टू लोअर यूअर ब्लड शुगर। ताकि आपकी ब्लड शुगर को कम किया जा सके, टू लोअर योर ब्लड शुगर। ओके जानी, डन। अगर ये ब्लड शुगर बढ़ी रहे ऑर्गेनिज्म में तो आपको डायबिटीज हो जाता है। हम बोलते हैं कि मेरे मम्मा पापा को शुगर है, उसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास इंसुलिन नहीं है। आप बोलते हो ना मेरी मम्मा पापा इंसुलिन के इंजेक्शन लेती है, तो वो इंसुलिन कहां से आती है? तो वो इंसुलिन हम बनाते हैं। किस में बनाते हैं? होस्ट के सेल में बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको पता है प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मैं बिल्कुल पूरा लिखूंगा यार, कोई जुगाड़ नहीं करना इस पर, आराम से सुनना कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या है? आइसोलेशन ऑफ
आइसोलेशन ऑफ क्या? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की आइसोलेशन करनी है, मतलब यहां पे कहीं डीएनए था किसी सेल में, मान ले पिग का डीएनए था, उस डीएनए को आपने उठा लिया, या डॉग का डीएनए था उसको आपने उठा लिया, फिर उसमें क्या करना? कट देना, कट दी जीन, जो स्पेसिफिक जीन इंसुलिन बनाती है उसको कट देना है, ठीक है, इसको कट दिया। तीसरा कट दे के ये, फिर आपको पता है कि इस जीन के क्या करने हैं? कॉपीज बनानी है। बार बार कौन डीएनए निकालता रहेगा डॉग में से? एक ही जीन की कॉपीज बना लो, ठीक है। तो कॉपीज बनाने को बोलते हैं बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ाना, कॉपीज ऑफ जीन, वो जीन निकाला जो है उसकी कॉपीज बनाओ। चौथा इंसर्शन विद वेक्टर, उसको कहां डाल दो? इस वेक्टर में, ये वेक्टर है, ये जीन उठाया इस पे लगा दिया, ठीक है ना, वेक्टर प्लस जीन, इंसुलिन बनाने वाली जीन। पांचवा पूरे सेटअप को इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। और होस्ट सेल में, होस्ट सेल का अपना डीएनए भी होगा, है ना। और ये अब क्या आ गया? ये तो आडा आ गया क्या? वेक्टर, और साथ साथ में क्या आ गया? दैट इज, ये साथ में क्या आ गया? वेक्टर, और साथ साथ में क्या? वेक्टर और साथ साथ में ये जीन है इंसर्ट की हुई, ठीक है। उसके बाद कल्चरिंग है। कल्चरिंग का मतलब क्या हो गया? छोड़ दो, ये बनाएगा कुछ। क्या बनाएगा? आपको भी पता है। पहले तो इससे बनेगा एमआरएनए, फिर एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, और इस बार जो प्रोटीन बन रही है वो क्या है? इंसुलिन बन रहा है। और फिर सातवें स्टेप में आप क्या करोगे? सातवें में एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को आप बाहर निकाल लोगे। इस तरह से आपका प्रोडक्ट इंसुलिन तैयार हो जाता है। चल, अगला टॉपिक है वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन क्या चीज है? हम वैक्सीन तब लगाते हैं जब हमें कोई बीमारी लगती है, जैसे कोविड-19 था तो उसकी वैक्सीन आई थी। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन क्या कोई दवाई है? वैक्सीन कोई दवाई नहीं है मेरा बच्चा। वैक्सीन डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वो बीमारी कॉज करता था, या उसका कोई वीक प्रोडक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बीमारी कॉज करता था। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब वैक्सीन वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वो बीमारी कॉज करता है, या उसका कोई प्रोडक्ट है। वेरी गुड। तो वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे करनी है? वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे करनी है मेरी जान? इधर देख, इधर 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 इधर। मैं बोल रहा हूं ये डीएनए है कोविड-19 का। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? यही पहला क्या है? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। दूसरा कटिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक जीन को कट करना, ये सामने आ गया। तीसरा बोलो तीसरा क्या? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। चौथा जीन को वेक्टर में मिला दो। पांचवा इंसर्शन ऑफ जीन प्लस वेक्टर इनटू होस्ट सेल। छेमा होस्ट सेल की कल्चरिंग ताकि प्रोडक्ट बन सके। और सातवां क्या? बोल। छेमा कल्चरिंग, सातवां क्या करना? सातवां बोल जानी बोल। सातवां एक्सट्रैक्शन करना उस प्रोडक्ट का।
अब हुआ क्या, सबसे पहले कोविड-19 कैसा लिया, वीक लिया, उसका जीन निकाला, वो जीन जो ऐसा प्रोडक्ट बनाता था, ऐसा प्रोडक्ट बनाता था या ऐसी वीक प्रोटीन बनाता था, फिर उसको उठा के आपने इधर डाला, ये आपका वेक्टर आ गया, ठीक, ये आपका होस्ट सेल का अपना डीएनए आ गया, और होस्ट सेल पता है कौन से लेते हो, स्टेम सेल लेते हो। कौन से सेल लेते हो, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं, ओवर बॉडी के अन डिफरेंशिएटेड सेल। वो सेल हमारी बॉडी के जो जिनका अभी कोई काम डिसाइड नहीं हुआ, उन्होंने अभी कोई काम डिसाइड नहीं किया है, और अब वो क्या काम कर रहे हैं, पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग, इस जीन की क्या हुई, एम्प्लीफिकेशन, ये जीन हुआ इधर फिट, इस वेक्टर को हमने किया इधर फिट, फिर ये जीन बनाएगा एमआरएनए, फिर एमआरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन, और ये आपको पता है कि ये यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी, ये यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी, ये टॉक्सिक प्रोटीन होगी, बट थोड़ी सी क्या होगी, वीक होगी। अब ये हमारी वैक्सीन तैयार हो गई है, ये हमारी क्या हुई है, ये हमारी क्या तैयार हुई है, वैक्सीन तैयार हुई है। अब इस वैक्सीन को 7वें स्टेप में हम लेने बाहर लेंगे। अब जैसे ही अपनी बॉडी में डालेंगे ना, हमारे WBC क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, और वो दो तरह चीजें बनाएंगे, एक एक्शन सेल, एक कौन से, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल इन फ्यूचर अगर खतरनाक कोविड आएगा उसको मारेगा, बट ये एक्शन सेल किसको मारेगा, इस वैक्सीन को ही मार देगा। हमारी बॉडी में ये मेमोरी सेल्स पैदा होने चाहिए थे। ये फोटो से भी मैंने आपको दिखाया कि भाई साहब हम ऐसे स्टेम सेल्स को इस तरह से कल्चर करते हैं। क्या करते हैं, ये स्टेम सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स हमारी बॉडी के जो क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती है। उन स्टेम सेल्स को हम होस्ट सेल बनाते हैं, और वहां पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज काज करता है, उसका वीक डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो स्टेम सेल कुछ काम नहीं करते, बट अब क्या काम कर रहे हैं, अब वो वीक प्रोटीन बना रहे हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हो, वैक्सीन बोल रहे हो। ओके जानी, व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ all method that allows to correction of gene defect diagnosed in the child or embryo। मतलब जीन थेरेपी वो सारे what is gene therapy? जीन थेरेपी is the collection of all method। जीन थेरेपी एक कलेक्शन है सारे मेथड का, जिसमें आप किसी बच्चे के डीएनए को करेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा, तो आपने कुछ ऐसा किया, क्या किया कि उसकी बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो गया, तो ये क्या होगी, जीन थेरेपी। और आपको पता है आपने क्या करना है, किसी होस्ट सेल से निकालना है जी, किसी डोनर सेल से क्या निकालना है, दैट इज पहला स्टेप, क्या निकालना है, दैट इज डीएनए। फिर उस डीएनए का कोई स्पेसिफिक जीन होगी, उसको क्या करना है, कट करना है, जीन हो गया जी कट। फिर उसके बाद इसकी क्या करनी है, एम्प्लीफिकेशन करनी है, एम्प्लीफिकेशन होगी। फिर एम्प्लीफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, वेक्टर में इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये वेक्टर आ गया, और साथ साथ में इसकी ये वाली क्या आ गई, ये वाला जीन इधर लग गया। जब जीन इधर लग गया तो फिर आपने उठा के उस ऑर्गेनिज्म के सेल में डाल देना। इधर देखना, ये होस्ट सेल है, और उसमें अब क्या आ गया है, वेक्टर प्लस जीन आ गया। ठीक है, अब सवाल आपके बहुत सारे होंगे, हमने उतना डीप जाना नहीं है। ये एमआरएनए बना, और एमआरएनए क्या बना देता है, आगे चल के प्रोटीन बना देता है। ठीक है, तो कोई एम्ब्रियो था जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा था, आपने उस एम्ब्रियो सेल में जाके ये जीन इंसर्ट करवा दी, वहां पे इंसुलिन बनना तैयार हो गया, जिसको आप क्या बोलते हो, जीन थेरेपी। ट्रांसजेनिक एनिमल, आराम से सुनना, मैं बिल्कुल डीप जाके बोल रहा हूं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होती है, जिसमें वो एनिमल्स जिसमें हमने नए जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए होते। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होंगे, सुनना मेरी बात, एनिमल्स whose DNA is manipulated to
possess are to possess and express an extra foreign gene are called transgenic एनिमल्स। मतलब वो एनिमल्स जिसमें हमने कोई एक्स्ट्रा जीन डाली होती है, जिसमें हमने क्या डाला होता है, कोई एक्स्ट्रा जीन डाली होती है ताकि उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बन सके, ताकि उनमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन बन सके। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं जो मेरा बच्चा होगा उस बच्चे का मैं नाम रखूंगा अशरफ, और मैं चाहूंगा कि वो अशरफ फोटोसिंथेसिस करे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक प्लांट सेल लूंगा, उसका डीएनए बाहर निकालूंगा, ठीक है, उसका जीन जो क्लोरोफिल बना सकता है, प्लांट सेल में एक जीन होगा जो क्लोरोफिल बनाता होगा, क्लोरोफिल की प्रोटीन बनाता होगा, उस जीन को मैं काटूंगा, उस जीन को मैं क्या करूंगा, एम्पलीफाई करूंगा, ठीक है, ये मैंने एम्पलीफाई किया, फिर उसको वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवा के फिर मैं अपने बच्चे के सेल में ये वेक्टर डाल दूंगा। इतना आसान नहीं है ये करना, इतना आसान नहीं है ये करना, बट मैं करूंगा। अब मेरे बच्चे में वो वाला डीएनए आ गया जो क्या कर सकता है, जो एमआरएनए बना सकता है, और ये वाला एमआरएनए क्या बना सकता है, दैट इज क्लोरोफिल बना सकता है। और क्लोरोफिल जिस बॉडी में बना वहां पे क्या चल सकती है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो क्या वजाहिद सर ने अपने बच्चे को ऑटोट्रॉफिक बना दिया? हाँ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी मतलब अगर आप बात करो ना कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं, नए प्रोडक्ट बन सकते हैं, नए प्रोडक्ट जैसे इंसुलिन वगैरह बना सकता था, क्लोरोफिल आपने बनाया, वैक्सीन आप बना सकते हो। बात समझ गई नहीं है? नया प्रोडक्ट और वैक्सीन आप बना सकते हैं, दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हो, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें आप पहले वो प्रोडक्ट नहीं बनते थे, अब वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। वैसे ही ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स whose DNA is manipulated to possess and express an extra of original gene। मतलब पहले उनमें वो जीन नहीं था, वो जीन आपने उनमें इंट्रोड्यूस करवाया, और वो जीन जो प्रोटीन बनाता, प्रोटीन वो बनाएगा, वो भी उन प्लांट्स में बनने लग गया। आर नोन एज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक, आपको, आप सबको पता है क्या करना है, आप सबको पता है क्या करना है, अभी बताता हूं। देख, एक ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसका नाम है बीटी कॉटन, जिसका नाम क्या है, बीटी कॉटन। ये जो होस्ट सेल है ना, होस्ट सेल, ये बीटी कॉटन का क्या है, सेल है। मैं क्या कर रहा हूं समझना। एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरनजाइनेसिस करके, उसका डीएनए मैंने निकाल के बाहर रखा, वही आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर कटिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट, जो कुछ बनाता होगा जो बीटी में नहीं बनता, टॉक्सिक बनाता है, ये जहर बनाता। क्यों बनाता बताऊंगा अभी। ये जीन सेगमेंट होगी अलग, फिर इस जीन की क्या होंगी, कॉपीज बनेगी, बन गई, फिर इस वेक्टर में इंट्रोड्यूस हो गया ये जीन, फिर ये पूरा क्या हो गया, यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये वेक्टर प्लस जीन है। अब आपको पता है कि भाई साहब इसने क्या बनाना है, एमआरएनए, एमआरएनए क्या बनाना है, प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ये जहर है, टॉक्सिक है। अब ये टॉक्सिक क्यों है, ये टॉक्सिक किसके लिए, ये टॉक्सिक है दैट इज जो कीड़े, वॉर्म मतलब जो कीड़े कॉटन को खाने के लिए आते हैं, जो कॉटन के फ्रूट को खाने के लिए आते हैं। मतलब ये बीटी कॉटन एक ऐसा प्लांट है जो अपने अंदर ऐसे टॉक्सिक बनाना शुरू कर दिया जो पहले वो नहीं बनाता था। अब वो ऐसे टॉक्सिक बनाता है जो वॉर्म को उसके पास नहीं आने देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉटन के ऊपर कीड़ा लग जाए ना तो कॉटन खराब हो जाता है, वो प्लांट ही। अगर सेब के ऊपर कीड़ा लग जाए तो खराब होता नहीं होता। तो आपने क्या किया, कॉटन की बॉडी के अंदर जाके उसके सेल में ही
ऐसा जीन दे दिया जो टॉक्सिक बना सकता था, अब वो खुद ब खुद टॉक्सिक बना रहा है। हमें बाहर से किसी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये आ गया बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में क्या है, अगर नॉर्मल कॉटन में देखें तो ये कॉटन का फ्रूट है, तो यहां पे वॉर्म शॉर्म आएंगे तो इसको ईट करेंगे और इसको बर्बाद कर देंगे। बट अगर आप बीटी कॉटन को देखोगे, बीटी बेसिलस थ्यूरनजेनेसिस कॉटन देखोगे, तो आपको पता है कि अगर इसकी बॉडी का एक सेल निकाल के देखोगे तो इसका अपना डीएनए तो साइड में होगा, बट दूसरा क्या होगा कि हमने एक डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, हमने एक डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। ये डीएनए हमने इसमें क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जो क्या करेगा, जो करेगा एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए बनाएगा तो वो क्या बनाने वाला है, प्रोटीन वा बनाने वाला है। और ये प्रोटीन कुछ भी नहीं है, टॉक्सिक है। और ये टॉक्सिक क्या करता है, ये जो कीड़े हैं इधर, ये जो वर्म है, ये जो वर्म है, उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। इस फ्रूट के ऊपर कोई भी बेकार चीज आके नहीं बैठती और हमारा कॉटन वैसे ही रहता है। अच्छा, पेटेंट क्या होता है, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट जैसे मान के चल के वजाइद सर है, वजाइद सर ने एड्स की मेडिसिन ढूंढ ली और कैंसर की मेडिसिन ढूंढ ली। अब मैंने कितनी रिसर्च की होगी, 10-12 साल की, तो मैंने एड्स की दवाई बना ली और कैंसर की दवाई बना ली। अब ये तरीका मुझे पता है, मैं अपने गांव में ये फैक्ट्री बनाऊंगा और वहां पे एड्स और कैंसर की मेडिसिन बना बना के पूरी दुनिया में सप्लाई करूंगा। वैसी बात है, मेरी मेहनत है, मैं कुछ 4 पैसे कमाऊंगा और अपने गांव को भी डेवलप करूंगा। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब ये चीज चोरी ना हो, मतलब मेरा फार्मूला चोरी ना हो, और कोई और उसको अगर फॉर्मूला पता भी है कि भाई कैंसर की दवाई ऐसे बनती है, एड्स की दवाई ऐसे बनती है, उसको पता चल जाए, तो वो यूज ना करे। अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स, एक राइट्स दिए जाते हैं गिवन टू अ इन्वेंटर, ताकि उसका आइडिया चोरी ना हो, ताकि उसकी इन्वेंशन चोरी ना हो। ऐसे पेपर देते हैं लिख के, डिस्कवर्ड बाय वजाहिद सर। उसके बाद है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी मतलब अगर मैंने कोई आइडिया दिया, मैंने कैंसर का इलाज बताया, तो ये आइडिया मेरा चोरी हो गया, किसी और ने चोरी कर लिया, तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। मतलब जैसे हल्दी, इंडिया में क्या है कि जो मैक्सिमम इलाज हल्दी से किया जाता था, हल्दी मतलब टर्मरिक से किया जाता था, ये वाला आइडिया अमेरिकन वालों ने चोरी कर लिया था, क्योंकि हमारे पास इसका कोई बायो पेटेंट नहीं था, कोई सर्टिफिकेट हमने ली ही नहीं थी। समझ आया कि नहीं आया? बायोपायरेसी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, के मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, जो क्या करती हैं, यूज ऑफ बायो रिसोर्स, मतलब जो बायो रिसोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैंसर का इलाज निकाला था, है ना, उसकी मेडिसिन निकाल लीजिए, उसका जो फार्मूला था वो मुझे ही पता था, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई, उसने वो फार्मूला मेरे से चुरा लिया, अब यूज़ कर रही है, मेरे पास बायो पेटेंट नहीं है, उसने बायो पेटेंट भी बना लिया, अब मैं नहीं यूज़ कर सकता, इसको बोलते हैं बायोपायरेसिस, विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्वेंटर। इन्वेंटर की कोई परमिशन ही नहीं ली। अच्छा, वैसे बासमती है, जैसे वो इंडियन राइस था, है ना, हमने बायो पेटेंट बनाया नहीं, तो बासमती एक्चुअली में क्या, ट्रांसजेनिक प्लांट है, उसमें हमने नए जीन इंट्रोड्यूस किए हैं, चावल की क्वालिटी को बढ़ाया, वो इंडियन था, बट अब अमेरिका वालों ने उन पे बायो पेटेंट करवाया। वैसे ही टर्मरिक और नीम का केस है। नीम प्लांट क्या है, हमें पता था कि नीम से हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, हमने वो चीज़ डिस्कवर कर रखी थी, अमेरिका वालों को पता चला तो उन्होंने बोला हमें पहले पता था। समझा कि नहीं? हम बोलते रहे भाई हाँ हमें पता था, वो बोलते नहीं हमें पता था भाई, हमने बताया ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने बायो पेटेंट नहीं बताया। इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। बायोसेफ्टी इशू। बायोसेफ्टी इशू क्या है? कंसर्न अबाउट द सेफ यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। मतलब जो आप ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई ही कर रहे हो ना, जैसे मैंने अपने बच्चा मॉडिफाई किया था क्लोरोफिल वाली जीन डाल के, तो इसका सेफ यूज होना चाहिए। मतलब इसका ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमन इंसान की नस्ल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? मतलब एक नई प्रजाति खड़ी ना हो जो हमसे बढ़िया हो। मतलब हमने एक ऐसी जीन इंट्रोड्यूस कर दी मेरे बच्चे में जो पर लगे हुए हैं, जिसके उसका दिमाग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वो अपनी नस्ल तैयार कर रहा है, हमारी नस्ल को ख़त्म कर रहा है। तो ह्यूमन प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सारे जानवरों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मतलब बायो सेफ्टी इशू का मतलब ये हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जिससे इंसानों का फ़ायदा हो, इन्वायरमेंट का फ़ायदा हो,
और एनिमल्स का फायदा हो। यहां पे मेरा बच्चा, यहां पे मेरा बच्चा, यहां पे मेरा बच्चा ज़ूलॉजी हुई अपन की कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अगर मैंने किसी को कुछ बड़ा बुरा बोला है, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी बोला भी होगा तो मैंने आपकी भलाई के लिए बोला होगा। समझ आया कि नहीं? आप बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे, सच में बहुत मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, और इसलिए क्योंकि आप भी बहुत सारा प्यार करते हो मेरे से। बात समझ आई कि नहीं? आया? मैं सच में, मेरा मामू का लड़का मुझे बोलने लगा, बच्चा तेरे व्यूज़ 4,000 5,000 है, बस तू वीडियो पे ऐसे पढ़ाता है जैसे 4 मिलियन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला वो वक्त भी आएगा, वो वक्त भी आएगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी बॉटनी में एक ही दिन में खत्म करूंगा, थोड़े ही चैप्टर बचे हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। पेपर अच्छा करके आना, ठीक है?